वो वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली, इस चैप्टर का अध्ययन आज करना है। और इसके अध्ययन में हमें सबसे पहले ये समझना है कि वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है। तो आपने अनुभव किया होगा कि वायुमंडल में हवाएं या पवनें चलती हैं और वो कभी पश्चिम से, कभी पूरब से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से चलती हैं। जब पश्चिम से चलती हैं तो पछुआ, पूरब से चलती हैं तो पूर्वी, इसी तरह दक्षिणी उत्तरी का नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये परिसंचरण होता क्यों है, इसी का अध्ययन इस अध्याय में करना है। और इस परिसंचरण से मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी देखना है, उसका भी अध्ययन करना है। तो हमें इस अध्याय में यानी अध्याय 9 में वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें वायु के परिसंचरण यानी चलने के कारण, नियम और उससे क्या प्रभाव पड़ता है मौसम पर, इसका अध्ययन करना है। तो वायु क्यों चलती हैं, इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं जिसे आपको पहले देखना पड़ेगा, फिर आप क्लियर कर पाएंगे कि ये कैसे संभव है। तो आइए पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र को आप देखेंगे तो जो बना हुआ है बीच में, देखिए भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी 23.5 डिग्री उत्तर को आप कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को क्या आप कहेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी यहाँ गर्मी अधिक पाई जाती है। अब देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक, यूँ कहिए कि ध्रुव 66.5 डिग्री का पूरा वृत्त दोनों तरफ वो शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, यानी वहाँ जो है तापमान बहुत कम पाया जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ तापमान अधिक होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत और उष्ण दोनों गुण पाए जाते हैं और शीत कटिबंधीय क्षेत्र में तापमान बहुत कम पाया जाता है। अब आप देखेंगे, जब ताप का वितरण आप देख लिए तो आप को ये बता दें कि जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ वायु दाब कम होता है।
क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं, जिससे धरातल पर पड़ने वाला दाब कम हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जहाँ दाब कम होगा और जहाँ दाब अधिक होगा, तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ से हवाएं क्या करेंगी कि जिधर दाब कम है उधर चलेंगी। इतना तो आपको कन्फर्म हो गया होगा कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। निम्न वायुदाब दो तरह से निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब का जो वितरण है, इसका जो है दो तरह से कार्य करता है। दो तरीके हैं जिसकी वजह से ये बनते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र जो है जहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, उसका कारण तो तापीय है कि ताप अधिक वहाँ पड़ता है, तो हवाएं क्या होती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं और जो है तापमान वो दाब जो है कम हो जाता है। अब देखिए, और जो इसके बाद आप इसमें वायुदाब पेटियों को देखेंगे कि ये भूमध्य रेखा का निम्न वायु भार या डोल ड्रम पेटी, इसको डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं, ये वायुदाब यहाँ कम होता है। कम क्यों होता है? हमने बता दिया कि यहाँ ताप अधिक होता है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे समशीतोष्ण कटिबंधी उच्च वायु भार, ये दोनों गोलार्धों में देखिए समशीतोष्ण कटिबंधी निम्न वायु भार, ये दोनों आप देख रहे होंगे। ये देखिए, थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट लग रहा है। ये देखिए समशीतोष्ण कटिबंधी उच्च वायु भार यहाँ है, और वही ठीक यहाँ भी होगा समशीतोष्ण कटिबंधी उच्च वायु भार। तो ये जो उच्च वायु भार है, ये भार तापी नहीं होता है, ये होता है यांत्रिक के। अब कैसे होता है? ये डोल ड्रम से जो हवाएं उठती हैं, गर्म होकर के उठती हैं, वो क्या करती हैं, वो जाकर के समशीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र में उतरती हैं, जिससे वहाँ वायु भार अधिक हो जाता है। और वायु भार जब वहाँ अधिक होता तो वहाँ से उच्च वायु भार के ओर से देखिए हवाएं चल करके डोल ड्रम की तरफ आती हैं, फिर डोल ड्रम से जो है उठ करके जो है फिर ठंडी होकर के समशीतोष्ण कटिबंधी उच्च वायु भार पर उतरती हैं। यही क्रिया जो है दक्षिण में भी होती रहती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधी निम्न वायु भार। अब यहाँ जो है पृथ्वी की घूर्णन गति काम करती है, जिसकी वजह से यहाँ निम्न वायु भार पाया जाता है, और यहाँ भी दक्षिण में भी उस पट्टी पर निम्न वायु भार पाया जाता है। अब देखिए, तो जब यहाँ निम्न वायुदाब होगा तो देखिए इधर समशीतोष्ण उच्च वायु भार से भी हवाएं चलेंगी, और उधर ध्रुवों से ध्रुवों, चूँकि ध्रुव ठंडा होता है, वहाँ उच्च वायु भार होता है, तो वहाँ से हवाएं जो है शीतोष्ण कटिबंधी निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। इधर उच्च वायुदाब है, उधर उच्च वायुदाब है, बीच में जो है निम्न वायुदाब है, तो दोनों तरफ से हवाएं चलेंगी। तो इस तरह आपने देखा हवाएं उच्च वायु भार से निम्न वायु भार की तरफ
चलती हैं। इसमें एक चीज़ अब आप देखेंगे कि ये हवाएं जिस दिशा में चलती हैं उस दिशा में अस्थायी नहीं रहती हैं, उनके मार्ग में बदलाव आ जाता है। इसको आप आगे देखेंगे। देखिए अब ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पे मान लीजिए कोई हवा सीधे भूमध्य यानी उत्तरी गोलार्ध में, आप ध्यान दीजिएगा जो पहली पट्टी में, तो देखिए एक हवा सीधे जो है भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, लेकिन वो क्या करेगी, अपने स्थान से देखो मुड़ जाएगी। अब वो क्यों मुड़ जाएगी? वो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, यानी जो पृथ्वी अपने ध्रुव पर चक्कर लगाती है, उसके विक्षोभ से, उसके विक्षेप से ये अपना मार्ग थोड़ा बदल देती हैं। और इसके एक नियम है जिसको फेरल का नियम कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन यूँ देख लीजिएगा कि पृथ्वी आपका ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, और जैसे आप किसी गाड़ी में गिलास पानी रख दीजिए, एक गिलास पानी, और गाड़ी को चला दीजिए, तो होता क्या है, पानी का गिलास पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जैसे ये हवा चलती है और ये उसी में पश्चिम से पूरब देखिए पृथ्वी भी घूम रही है, तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ खिंच जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो सीधे हवा आनी थी वो सीधे न आकर के मुड़ गई भूमध्य रेखा के इधर। अब देखिए इसको अगर हम एक फार्मूले में पिरोएं तो वो एक फेरल का नियम है कि वायु जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में यदि आप खड़े हो जाएं मुंह करके, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। ये नियम है। तो देखो अगर हम जिधर तीर बना है उधर अपना मुंह कर लें तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ गई है और उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ। ये आप जो है इसमें स्पष्ट देख सकते हैं। और 30 से 60 के बीच अगर देख लो तो भी देखो इधर है हवा, इधर मतलब जा रही है ध्रुवों की तरफ, और ध्रुवों की तरफ से दाहिना एक किधर है, इधर मुड़ गई। और यही चीज़ दक्षिणी गोलार्ध में देखो तो वो बाएं मुड़ गई है। तो इस तरह ये फेरल का नियम है कि हवाएं मुड़ जाती हैं। अब जो है वायु का जो परिसंचरण है उसको इस तरह आप समझ सकते हैं कि वायुमंडली जो परिसंचरण है वो किस तरह होता है। अब आप देख लीजिए, देखिए बीच में 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखी क्षेत्र पर क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। तो देखिए जो 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर उच्च वायुदाब होता है, चाहे वो दक्षिणी हो या उत्तरी गोलार्ध में हो, वहाँ उच्च वायुदाब होता है। तो उच्च वायुदाब से सीधे हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी, लेकिन किस बल के कारण, कोरियालिसिस बल। अब कोरियालिसिस बल क्या होता है, वही पृथ्वी के घूमने के कारण जो बल या विक्षेप उत्पन्न होता है वही कोरियालिसिस बल है। तो कोरियालिसिस बल के कारण वो देखिए सीधे न आकर के उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ हवाएं मुड़ गई हैं। और आप देखिए कि इस तरह का पैटर्न 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी
अक्षांशों के मध्य हवाएं इस तरह पैटर्न बनाकर चलती हैं और इस पैटर्न के हवाओं को वो क्या कहते हैं इसे, हाँ, व्यापारिक हवाएं कहते हैं, व्यापारिक हवाएं ही कहते हैं। तो उत्तर वाले उत्तरी व्यापारिक हवाएं हैं और दक्षिण वाली दक्षिणी व्यापारिक हवाएं हैं या पवने हैं। तो इस तरह आप 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच जो हवा चलती है उसे हम जो है व्यापारिक पवन कहते हैं। अब देखिए, ये तो आप व्यापारिक पवन पा गए। अब देख लिए 30 और 60 के बीच, 30 और 60 के बीच, अब आप जानते हैं 30 डिग्री पर उच्च दाब है और 60 डिग्री पर निम्न वायु दाब है। वही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी है। 30 डिग्री पर उच्च वायु दाब है और 60 डिग्री पर निम्न वायु दाब है। तो क्या होगा, ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं चलेंगी। तो 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश की तरफ हवाएं चलेंगी दोनों गोलार्धों में। देखिए, अब ये दोनों हवाएं जब चलेंगी तब जब इस पे जो है कोरियालिसिस बल लगेगा और आप फेरल का नियम लगाएंगे तो ये भी क्या होगा, दाहिने तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी, पश्चिम से बहने वाली हवा हो जाएंगी। तो ये 30 और 60 के बीच जो हवाएं चलती हैं उस हवाओं को क्या कहा जाता है, पछुआ हवा, दोनों गोलार्धों में। और इसके बाद ध्रुवों से सीधे 60 डिग्री पर आएगी, क्योंकि यहाँ निम्न वायु दाब है तो उसे ध्रुवी पवन कहा जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि पूरी पृथ्वी पर जो वायु का किस तरह संचार हुआ है। अब एक चीज़ और आपको बता दें इसमें कि देखिए, जब ये भूमध्य रेखा से गर्म होकर वायु उठती है और ऊपर जाकर के ठंडा होता है और ठंडा होने के पास 30 डिग्री पर उतरती है हवा, तो एक गोला बना। फिर जो है 30 डिग्री से वो क्या होता है, भूमध्य रेखा की तरफ आता है और फिर उठता है, फिर जो है 30 डिग्री पर उतरता है, फिर भूमध्य रेखा के पास आता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक कोष बन जाता है, एक चक्र कोष बन जाता है। तो ये दोनों गोलार्धों में बनता है, यानी 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो गोला बनता है ये चक्र वाला, इसे कहते हैं हेडली कोष। इसको क्या कहते हैं, हेडली कोष। और यही आगे बढ़िए, ये 30 डिग्री से उच्च वायु दाब है, हवाएं 60 डिग्री निम्न वायु दाब की तरफ चलेंगी और वहाँ निम्न वायु दाब की तरफ चलेंगी और वहाँ जो है जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो वहाँ कम वायु दाब होता है वहाँ से हवाएं ऊपर चली जाती हैं और वो आकर के फिर 30 डिग्री पर उतरती हैं, फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं। फिर इस तरह दोनों गोलार्धों में 30 और 60 के बीच भी एक गोलाकार चक्कर बनता है जिसे फेरल कोष कहा जाता है। इसी प्रकार ध्रुवों से भी 60 डिग्री की तरफ हवाएं चलेंगी, 60 डिग्री से ऊपर उठेंगे, फिर ध्रुवों पर उतरेंगे, ध्रुवों से फिर 60। तो ये जो तीसरा कोष बनता है इसे ध्रुवी कोष कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी पर जो वायु का परिसंचरण है ये 3 कोषों के द्वारा संभव है। इसे त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण कहा जाता है।
अब देखिए, अब आपने इसको देख लिया। अब आप देखिए पवन, वायुमंडल में पवन संचार, वेग एवं दिशा इत्यादि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वो कारक निम्नलिखित है। पहला कारक है गुरुत्वाकर्षण। तो पहला कारण गुरुत्वाकर्षण है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी स्थानों पर समान होती है। वायुमंडल के नीचे की परतों में वायु दाब अधिक होता है और ज्यों-ज्यों वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं वायु भार कम हो जाता है। तो ये एक है कि गुरुत्वाकर्षण जो है पूरी धरातल पर समान होता है और ज्यों-ज्यों आप वायुमंडल में ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण वायुभार कम हो जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि ऊपर जाने पर वायुभार कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता? क्योंकि आपके ऊपर उतना कम वायुभार, क्योंकि कम वायुदाब पड़ेगा। कारण क्या होता है, जैसे मान लो धरातल पर है, वायुदाब को समझने के लिए ये समझिए कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर और वायुमंडल का पूरी परत का भार जितना भार पड़ता है उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। और ये वायुमंडलीय दाब समुद्र के धरातल पर 1013 मिलीबार के आसपास मिलता है। और ज्यों-ज्यों आप ऊंचाई तरफ बढ़ेंगे त्यों-त्यों वायुदाब कम होता जाएगा, क्योंकि उतनी परतें हो सकता है वायु की उतनी परतें कम हो जाती हैं। जितना आप ऊपर जाते हैं तो उतना भार क्रमशः घटता जाता है। और दूसरा जो होता है वायुदाब की प्रवणता। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण में दाब वायुभार कम होता है। तो वायुभार जब कम होगा तो हवाएं क्या करती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ भागती हैं। तो परिसंचरण में वायुभार, गुरुत्वाकर्षण, वायुभार सबका योगदान होता है। वायुदाब की प्रवणता, यही वायुदाब का प्रवणता का मतलब होता है कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच जो अंतर होता है उसी को दाब प्रवणता कहा जाता है। अब देखिए कोरियोलिसिस अथवा विक्षेप बल क्या है। देखिए धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी के घूमने की गति द्वारा निर्धारित होती है। यानी धरातल पर चलने वाली पवन की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी के घूमने की गति द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी की अच्छी गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखा के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती। यानी समान वायुदाब वाले जो क्षेत्र हैं उसके समकोण पर सीधे चलती, लेकिन ऐसा है नहीं। परंतु पृथ्वी के अच्छी गति के कारण, यानी अच्छी गति का मतलब अपने अक्ष के चारों ओर जो घूम रही है, उस गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप डिफ्लेक्शन हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल यानी डिफ्लेक्शन फोर्स कहते हैं। इस बल को कोरियोलिसिस बल भी कहते हैं। उसी को जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो विक्षेप होता है उसी को कोरियोलिसिस बल भी कहते हैं और या विक्षेप बल भी कहते हैं। इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं। अब देखिए फेरल का नियम जो हमने आपको बता रखा है।
इस सिद्धांत के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है वो यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। भूमध्य रेखा पर हवाओं की दिशा पर पृथ्वी के अच्छी गति का प्रभाव नाम मात्र होता है। यानी भूमध्य रेखा पर ये जो प्रभाव है पृथ्वी के घूर्णन के का वो नाम मात्र प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत के आधार पर बायज-बायलेट ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जिस दिशा में पवन चल रही है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कम वायुदाब बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में कम वायुदाब बाईं ओर और तथा अधिक वायुदाब दाहिनी ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध कम वायुदाब दाहिनी ओर और अधिक वायुदाब बाएं ओर होगा। तो बच्चों इसको आप समझ सकते हैं कि देखिए एक तो फेरल का नियम आप दिमाग में रख लीजिए कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में आप मुंह करके खड़े हो जाइए। यानी मान लो उत्तर की तरफ हवा बह रही है यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है तो आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। तो आप देखेंगे कि हवाएं क्या है उत्तरी गोलार्ध में आपके दाएं ओर और इसी तरह अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में खड़े हों तो बाएं ओर मुड़ जाती है विक्षेप बल के कारण। और इसी तरह इन्होंने बायज-बायलेट ने जो प्रतिपादन किया कि यदि उसी तरह मुंह करके खड़ा